विवेकानंद जी नमस्कार, गोपाल कृष्णा जी, राजेश्वर राज भाई नमस्कार। आप लोगों ने जो ये आज लाइव प्रोग्राम किया है और इसमें मेरे को बुलाया है, इसके लिए मैं आपका हार्दिक धन्यवाद करता हूं। अभी तक हम 10 आदमी जुड़े हुए हैं ऑनलाइन। विवेकानंद जी और गोपाल कृष्णा आपने तो नमस्ते किए, बाकी जो भी लोग देख रहे हैं वो अपनी उपस्थिति जरूर दर्ज करवाएं, पता चले कि हम कौन कौन कहां से आपस में मिले हुए हैं। आज जो सबसे पहले छत्रपति दास जी ने बोला है कि विषय क्या है, विषय के बारे में 4-5 दिन से लगातार इस पेज के ऊपर जो है बताया जा रहा है। आज का जो विषय है वो है, जैसे सभी का होता है, हमारी गौ माता और उसके साथ साथ जो जुड़ी हुई चीजें हैं वो, और जो सबसे विशेष जो आज बात रहेगी वो विशेष बात रहेगी हमारे घर और हमारी अर्थव्यवस्था। सबसे पहले जो हम आज जिस वातावरण में रह रहे हैं वो किसी से भी छुपा हुआ नहीं है। आज हमारे अन्न के अंदर भी जहर है, हमारी वायु के अंदर भी जहर है और हमारे घरों के अंदर भी जहर है। अगर आप पिछले 4-5 साल के अखबार उठा के देखेंगे, 4-5 साल से दूसरे तीसरे दिन जो खबर आती थी वो खबर यही आती थी कि वहां पे इतना प्रदूषण है, दिल्ली विश्व का सबसे ज्यादा प्रदूषित शहर है, गुड़गांव नंबर 2 पर है, फरीदाबाद नंबर 3 पर है, कानपुर नंबर 4 पर है। मतलब अगर विश्व के सबसे प्रदूषित शहरों की अगर गिनती होती थी तो सबसे पहले हमारे जो शहर है उन्हीं का नंबर आता था। हुआ क्या, जिस देश के अंदर हजारों सालों से आदमी रहता आया हो, जिस देश की सभ्यता सबसे पुरानी सभ्यता हो, उस देश के अंदर ऐसा एकदम क्या हो गया कि वो सबसे प्रदूषित शहरों की गिनती के अंदर आ गए। वो शहर विश्व के सबसे प्रदूषित शहर बन गए। क्या हुआ? हमें इसके कारण में जाना पड़ेगा। पहले हमें इसका कारण समझना पड़ेगा, इसका कारण समझ के फिर हमें उसका समाधान भी खोजना पड़ेगा। सिर्फ कारण हम देख लें और समाधान ना करें तो वो भी कोई अच्छी बात नहीं है। लेकिन अगर कारण का भी पता चल जाए तो कम से कम आगे आदमी उससे सावधान हो जाता है। अब बात जब घरों की चल रही है तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि जो सिंधु घाटी की सभ्यता है, जिसको यहां की हमारे भारत की सबसे पुरानी सभ्यताओं में से एक माना जाता है, वहां के एक साइट है कालीबंगा, राजस्थान के अंदर। उस कालीबंगा साइट के ऊपर जो है, मैं जब छात्र था, स्टूडेंट था, 1986 के आसपास की बात है, 1986-87, तो मैं वहां पे गया था और वहां पे मैंने जो है उन लोगों के जो पुराने घर थे, खुदाई के अंदर जो निकले हुए थे, उन घरों का अध्ययन किया था। और वो जो सभ्यता है, वो सभ्यता आज से 8 से 10 हजार साल पुरानी सभ्यता बताई जाती है। तो 8 से 10 हजार साल पहले तक, उस टाइम पे वहां पे जो निकला है वो 2 चीजें निकली है जो मेरे इंटरेस्ट की थी। एक तो निकला है मिट्टी के पके हुए बर्तन, जिसको मृद भांड बोलते हैं, जिसके अंदर पानी रखा जाता है, मटका, या जिसके अंदर जो है अनाज रखा जाता है,
वो पकी हुई मिट्टी के सारे जो है वो सारे के सारे जो है पकी हुई मिट्टी से ही बने हुए थे। उसके बाद जो दूसरी चीज मैंने देखी वो चीज थी ईंट, पकी हुई ईंट, रेड ब्रिक। अब मेरा ध्यान उधर ही गया। मगर आज से 10,000 साल पहले हम लोगों को मिट्टी पकानी आती थी, लेकिन आज से 50 साल पहले तक हमारे गांव के अंदर सबके घर जो है मिट्टी के ही घर थे, कच्चे घर थे। मेरी बात को आप लोग ध्यान से सुनो। जिस देश के अंदर मिट्टी पकाना 10 से 15,000 साल पहले आदमी जानता हो और उस देश के अंदर आज से 50 साल पहले तक लगातार आदमी कच्चे मकानों में रहा हो, तो कारण क्या हो सकता है? मैंने भी बहुत देखा, बहुत सोचा। दूसरी बात, जो मटका आदमी पकाता है, मटका पकाने के अंदर बहुत ही ज्यादा हमें कौशल की जरूरत होती है, स्किल की जरूरत होती है। मटका ऐसे नहीं बनता जैसे ईंट बनती है। ईंट के अंदर हम क्या करेंगे, हम थोड़ी सी मिट्टी लेंगे, मिट्टी के अंदर पानी डालेंगे, पानी बना के उसका वो पेस्ट बना के और उसको चकोर साइज में बना के, 4 कोने बना के उसको रेक्टेंगुलर शेप देके और उसको मिट्टी में आग में डाल देंगे। कुछ टाइम के बाद जो है हमारी वो ईंट पक के तैयार हो जाएगी। वो ईंट अगर थोड़ी बहुत कम पकी होगी तो भी वो हमारे काम आती है, ज्यादा पकी होगी तो भी हमारे काम आती है। लेकिन मिट्टी के बर्तनों के साथ ऐसा नहीं होता। मिट्टी के बर्तनों में मिट्टी को लेके पहले मिट्टी की अच्छे से सफाई की जाती है ताकि उसके अंदर कोई भी कंकर ना रहे। छोटा सा भी अगर कंकर का पीस उसके अंदर आ गया तो वो मटका या वो बर्तन हमारा किसी काम का नहीं रहेगा। लेकिन ये ईंटों के साथ ऐसा नहीं है। ईंट के अंदर अगर छोटा मोटा कंकर भी चला गया तो वो ईंट हमारी काम देगी। तो इतना जो स्किल का काम था वो काम हमने हजारों सालों तक किया। मिट्टी के बर्तन पकाए लेकिन मिट्टी के ईंटें नहीं पकाई। आज जनसंख्या ज्यादा है, उस टाइम पे इतनी जनसंख्या भी नहीं थी। उस टाइम पे जंगल भी ज्यादा था, लकड़ी भी ज्यादा थी, मिट्टी भी ज्यादा थी। आग लगानी उन लोगों को आती थी, आग जलानी उन लोगों को आती थी। तो मिट्टी पकाना, ईंट पकाना कोई मुश्किल काम नहीं था। तो वो लोग पके हुए मकानों में क्यों नहीं रहे? उसका जो सबसे बड़ा कारण जो उस टाइम पे मुझे नजर आया था, वो सबसे बड़ा कारण था पकी हुई ईंटें गर्मी और सर्दी दोनों को वो घर के अंदर लेके आती हैं। यानी कि जो मिट्टी जब पक जाती है तो वो उष्मा की सुचालक हो जाती है, ईंट को वो ट्रांसफर करती है। और जो कच्ची मिट्टी होती है वो ईंट को इतना ट्रांसफर नहीं करती है। तो हमारा देश जहां पे तापमान 30 से ऊपर तो रहता ही रहता है। सिर्फ उत्तर भारत के अंदर अगर मैं दिसंबर और जनवरी की बात छोड़ दूं तो पूरे भारत के अंदर जो है हमारा तापमान लगभग 30 के आसपास रहता है। और जब ये अप्रैल, मई, जून ये महीने आते हैं तो हमारे यहाँ पे तापमान 45 डिग्री तक चला जाता है। तो अगर वो लोग 45 डिग्री सेंटीग्रेड के तापमान पे पक्के मकानों में रहते तो उनको गर्मी लगती, वो मकान गर्म होते। आज भी जो हमारे सीमेंट के मकान हैं या जो पक्के मकान जिसको हम बोलते हैं वो सारे के सारे गर्मी में गर्म होते हैं। अगर मैं गलत बोल रहा हूं, किसी को मेरी बात से असहमति हो तो वो यहां पे कमेंट के रूप में छोड़ भी सकता है। लेकिन पहले 15-20 मिनट, 30-35 मिनट में थोड़ा सा इस विषय पर चर्चा करूंगा। उसके बाद हम लोग जो है क्वेश्चन आंसर भी एक दूसरे से, वार्तालाप भी एक दूसरे से हम कर सकते हैं। क्योंकि मैं बचपन में कच्चे घर के अंदर भी रहा हूं, उसके बाद मैं एजुकेशन सिस्टम के अंदर पीएचडी केमिस्ट्री भी किया, पत्थर के मकानों में भी रहा, देश विदेश में भी घूमा, अरब कंट्रीज, यूरोप, अमेरिका, हर जगह मैंने जाके देखा। तो मुझे यही समझ में आया कि जो हमारे बुजुर्ग थे उनका जो लाइफस्टाइल था
वो लाइफस्टाइल सबसे अच्छा लाइफस्टाइल था और वो इको फ्रेंडली लाइफस्टाइल था। लेकिन बाद में जो ये हुआ, पिछले 50 साल से जो ये हुआ, ये हमने एक गलती कर दी। 50 साल से हम जो है निर्माण कार्य जो कर रहे हैं वो गलत तरीके से कर रहे हैं। उसका एक सबसे बड़ा कारण हमारा स्वास्थ्य और साथियों बीच में फोन आ गया था, फोन आने के कारण थोड़ा सा डिस्टरबेंस आ गई होगी। तो जो सबसे पहला कारण जो मैंने देखा वो ये देखा कि जो मिट्टी के घर हैं वो मिट्टी के घर सर्दी में भी गर्म रहते हैं और वो गर्मी में भी ठंडे रहते हैं। इस वजह से हमारे बुजुर्ग जो है वो मिट्टी के मकानों में रहते थे। वैदिक वे ऑफ लिविंग जो था वो मिट्टी के मकानों का ही था। ये तो एक प्राइमरी सा रीजन है। लेकिन जो सेकेंडरी रीजन, जो सबसे बड़ा रीजन जो स्वास्थ्य से जुड़ा हुआ है, वो रीजन जो है मैंने जब आगे स्टडी किया तो वो रीजन मुझे मिला ऑक्सीजन की बढ़ोतरी। मेरी बात को ध्यान से सुनना। हमारे लिए जो सबसे जरूरी चीज है, हमारे स्वास्थ्य के लिए जो सबसे जरूरी चीज है वो चीज है प्राणवायु। प्राणवायु को हम इंग्लिश के अंदर ऑक्सीजन कहते हैं। और एक आदमी 1 मिनट में लगभग 20 बार सांस लेता है। 20 बार उसके अंदर ऑक्सीजन जाती है, 20 बार वो कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ देता है। लेकिन जो ऑक्सीजन है वो ऑक्सीजन भी 2 प्रकार की होती है। एक वो ऑक्सीजन होती है जो नॉर्मल ऑक्सीजन होती है, जो हवा जो हम देख रहे हैं ये सारा, जैसे मैं बाहर निकल गया रोड के ऊपर भी ऑक्सीजन है, मैं किसी शहर के अंदर चला गया, समुद्र के किनारे चला गया, वहां पे भी ऑक्सीजन है, मैं पहाड़ों के ऊपर भी चला गया, वहां पे भी कम मात्रा में ऑक्सीजन है लेकिन ऑक्सीजन है, मैं किसी भी जगह चला गया वहां पे जो है चाहिए। लेकिन जो कच्चे घरों की ऑक्सीजन है, अब मैं आपको एक एक्सपेरिमेंट अभी करके दिखाता हूं। अभी मेरे सामने जो है के दिखाता हूं। ये जो मेरी दीवार है, ये जो मेरी दीवार है, ये दीवार गोबर और मिट्टी से लिपी हुई दीवारें हैं। और इन दीवारों के ऊपर अभी मैं जो है आपके सामने थोड़ा सा पानी मारूंगा। दीवार के ऊपर मैंने पानी मार दिया है। पानी मारने के बाद यहां पर मेरे जो वैदिक भवन है, वैदिक भवन के अंदर यहां पे अभी ये जो दीवार है ये खुशबू छोड़ने लगी है। जैसे बरसात होती है और बरसात होने के बाद तन मन हमारा प्रफुल्लित हो जाता है, प्रसन्नचित हो जाता है। कल ही जैसे अभी पीछे 2 महीने काफी तेज गर्मी थी और तेज गर्मी थी तो हमारा जो है सबका चेहरा उतरा हुआ था, लेकिन जैसे ही बरसात होती है तो हम सभी खिल जाते हैं, खुश हो जाते हैं। तो ये जो कच्ची मिट्टी है, कच्ची मिट्टी के ऊपर जब हम पानी डालते हैं और जब इसके अंदर ये हवा इसके ऊपर टच करती है तो जो हमारी ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन के अंदर एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन ऐड हो जाता है। जो O2 है ऑक्सीजन, अगर मैं यूं का यूं ऑक्सीजन लूंगा और एक मैं वो जो नेगेटिव आयन जिसको हम बोलते हैं, नेगेटिव आयन क्या होता है? नेगेटिव आयन वो आयन होता है जिसके अंदर ऑक्सीजन के अंदर एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन ऐड हुआ होता है। तो यहां पे जैसे ही मैंने पानी डाला मिट्टी के ऊपर, गोबर के ऊपर, और जैसे ही यहां पे हवा आई तो मिट्टी, हवा और पानी के मिश्रण से एक रिएक्शन होती है और वो जो रिएक्शन है वो जो है ऑक्सीजन के अंदर एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन ऐड कर देती है। ये जो नेगेटिव आयन है ये मनुष्य को स्वस्थ रखने के लिए सबसे आवश्यक चीज है। आप मेरे सामने जो ये पोस्टर है, इस पोस्टर के अंदर ये आराम से इसको पढ़ सकते हैं, देसी गाय के गोबर से बने वैदिक प्लास्टर का चमत्कार, ये एडिंग है। उसके नीचे जो लिखा हुआ है
वो लिखा हुआ है जितना बड़ा शहर उतना ज्यादा प्रदूषण। क्या विकास का यह मॉडल सही है? एक सिंपल सा क्वेश्चन है, जितना बड़ा शहर उतना ज्यादा प्रदूषण, क्या विकास का यह सही मॉडल है? इसके बाद जो है इस पोस्टर के अंदर जो इसको एक्सप्लेन करने की कोशिश की गई है और इसमें लिखा है मनुष्य को स्वस्थ रहने के लिए सबसे आवश्यक है शुद्ध हवा, जो कि खेतों में, जंगलों में, नदी व झरने आदि के किनारे के मिलती है। शुद्ध हवा का मुख्य कारण होता है नेगेटिव आयन। नेगेटिव आयन का मतलब है अतिरिक्त इलेक्ट्रॉन लिए हुए ऑक्सीजन। यह जो नेगेटिव आयन है यह हमारे दिमाग में सेरोटोनिन नामक हार्मोन को बढ़ाता है। और जो सेरोटोनिन जो हार्मोन है, आप में से कई लोग डॉक्टर भी होंगे, कई लोग हेल्थ स्पेशलिस्ट भी होंगे, आप लोगों को पता है कि जो सेरोटोनिन हार्मोन है वो मनुष्य को खुश रखता है, हैप्पी हार्मोन जिसको बोलते हैं। और जब आदमी खुश होता है तो वो आदमी स्वस्थ भी रहता है। इसमें आगे लिखा है जो खेत हैं, खेतों के अंदर जो हवा है वहां पे ये जो नेगेटिव आयन है इसकी जो मात्रा है वो 2000 से 4000 प्रति क्यूबिक सेंटीमीटर होती है। एक क्यूबिक सेंटीमीटर के अंदर वहां पे जो हवा है उसके अंदर 2000 से 4000 तक नेगेटिव आयन पाए जाते हैं। लेकिन अब आगे बढ़ते हैं, इससे आगे किसी कमरे के अंदर, किसी भी कमरे के अंदर हम कंप्यूटर या कोई भी इलेक्ट्रॉनिक उपकरण रख देते हैं। जो कंप्यूटर है, जो हमारा सेल फोन है, जो हमारा लैपटॉप है, या जो बिजली का पंखा है, या जो बिजली के और उपकरण हैं, वो सारे के सारे इस नेगेटिव आयन की मात्रा को घटा देते हैं। ये जो नेगेटिव आयन है ये घटकर 600, कहां पे 2000 था, 2000 से 4000, और वो घटकर जो है 600 क्यूबिक प्रति सेंटीमीटर तक रह जाता है। लेकिन अगर उसी कमरे में हम गोबर, चिकनी मिट्टी, चूना या जिप्सम आदि नेचुरल जो चीजें हैं उनकी लिपाई कर देते हैं तो यह मात्रा फिर बढ़ जाती है और बढ़कर करीब 2100 क्यूबिक प्रति सेंटीमीटर तक हो जाती है। देखिए, यही विज्ञान है, यही विज्ञान है कि हमें जीने के लिए क्या चाहिए, स्वस्थ रहने के लिए क्या चाहिए। स्वस्थ रहने के लिए चाहिए हमें शुद्ध हवा, और शुद्ध हवा जो है वो हमें क्या देगा, शुद्ध हवा जो हमें देगा वो नेचुरल वे ऑफ लिविंग ही देगा। चिकनी मिट्टी देगी, गोबर का जो लेप है वो देगा, चूना और जिप्सम टाइप के जो नेचुरल चीजें हैं वही देगी। सीमेंट के अंदर ये चीजें नहीं हो पाती। अब इससे आगे की हम बात करते हैं, अब बात ये आती है कि गोबर क्या होता है। अब अगला जो क्वेश्चन है, अगला जो बात है वो ये होती है कि गोबर क्या होता है। आजकल हम सभी के सभी पढ़े लिखे हैं और हमें जो पढ़ाया जाता है वो इंग्लिश के अंदर ही पढ़ाया जाता है। हम भी सभी चाहते हैं कि हमारे बच्चे इंग्लिश मीडियम स्कूल में पढ़ें, कॉन्वेंट में पढ़ें, इसमें पढ़ें, उसमें पढ़ें। लेकिन जब हम इंग्लिश मीडियम में या इस प्रकार के स्कूलों में पढ़ते हैं तो वो जो पाश्चात्य संस्कृति है वो अपनी संस्कृति को कहीं ना कहीं जाने अनजाने बढ़ावा देने की कोशिश करते ही हैं। तो यहां पे दो प्रकार की संस्कृतियां हैं। एक वो संस्कृति है जिसने हजारों सालों से गायों को पाला है, जिसके हर घर के अंदर हजारों सालों से गायें रही है। दूसरी संस्कृति वो है जो गाय को सिर्फ एक जीव मानती है और उसको लाइव स्टॉक मानती है कि कभी भी हमें जरूरत पड़ी तो ये हमारा भोजन भी बन सकती है। ये दो प्रकार की सोच हैं, दो प्रकार की जो संस्कृतियां हैं, इन दोनों के अंदर मूलभूत अंतर है। हमने हर एक जीव का, भारतीय जो संस्कृति है वो हर एक जीव का अध्ययन करके, उसका विश्लेषण करके और फिर उसके बारे में डिटेल से बताती है। तो अभी जो टॉपिक है, जो शब्द है, वो शब्द है गोबर। हर एक जीव मल देता है, मानव भी मल छोड़ता है। जो भी खाएगा
वो मल निस्सर्जित जरूर करेगा। तो जो जीव हैं उनके मलों के हमारे, जो मैं हरियाणवी की बात करूं, अपनी मातृभाषा की बात करूं, तो हमारे मलों को अलग अलग नाम दिया गया है। जैसे जो भेड़ और बकरी है, भेड़ और बकरी जो है वो मींगने करती है, मींगने। गधा और घोड़ा है वो लीद करते हैं। ऊंट जो है वो लींडरे करता है। जो भैंस जो है वो चौथ करती है। लेकिन एक मल को, गोमल जिसको हम बोलते हैं, गोमय जिसको बोलते हैं, उसका नाम गोवर भी है, गोबर। वरदान, जैसे मैं वरदान बोलता हूं हिंदी के अंदर, लेकिन अगर मैं पंजाबी में बोलूंगा या हरियाणवी में बोलूंगा तो मैं वरदान नहीं बोलूंगा, मैं वरदान बोलूंगा, बर। तो गोबर, ये जो गोबर है, ये जो गाय का वरदान है, इसको गोबर क्यों कहा गया है और किसी मल को गोबर क्यों नहीं कहा गया? अब बात हम इसी के ऊपर दूसरे टॉपिक पे आगे हैं। पहला टॉपिक था वो वैदिक घरों का था, और उसके अंदर मैंने आपको विस्तार से बताया कि कच्चे घर अच्छे होते हैं, मिट्टी वाले घर अच्छे होते हैं, उनके अंदर नेगेटिव आयन ज्यादा होता है, उनके अंदर खुशी ज्यादा आती है, उसके अंदर सर्दी गर्मी कम होती है, स्वास्थ्य के लिए वो सबसे अच्छे हैं। तो उस टॉपिक से आगे अब हम नंबर 2 पे चल चुके हैं, और नंबर 2 है गोबर। गोबर, जब मैं गोबर की बात करता हूं तो मैं खुद बड़ा हैरान हो जाता हूं। हमने एक कितनी अच्छी और कितनी बढ़िया व्यवस्था, उसको हमने जाने अनजाने छोड़ दिया। गोबर और इकोनॉमिक्स, गाय का गोबर और इकोनॉमिक्स, उसके ऊपर जो मैं बात करूं तो बड़ी हैरान सी करने वाली बातें मेरे सामने आती हैं। हमारा जो संसाधन है, जो गोबर है, उसका क्या क्या उपयोग होता था? आज से 30 साल पहले, आज से 40 साल पहले एक भी कण गोबर का गलियों में नहीं दिखता था। जैसे ही गोबर होता था हम उठा के ले आते थे, और हमारी जो दादियां थी, हमारी जो बुजुर्ग थे, वो खेतों में, जंगलों में घूमते रहते थे, और उनको अगर वहां पे सूखा गोबर मिल जाता था तो उस सूखे गोबर को उठाकर वो घर पे लेके आते थे। अगर सूखा ताजा गोबर मिल जाता था बहुत अच्छी बात है। कहीं पे गाय बहुत दूर घूम रही है, जंगल में घूम रही है, वहां पे उसने गोबर कर दिया, तो भी उसको वहां पे नहीं छोड़ते थे, तो भी उसको घर पे लेके आते थे। ये क्या था? ये क्यों था? सबसे पहले अब गोबर के उपयोगों की चर्चा कर लेते हैं कि गोबर कितना उपयोगी था। सबसे पहले मैं बात करूंगा गोबर ईंधन के तौर पे। गोबर ईंधन के तौर पे, गोबर एज ए फ्यूल। साथियों, भारत के अंदर जो है एलपीजी का जो डिस्ट्रीब्यूशन शुरू हुआ है वो कलकत्ता से 1965 में शुरू हुआ है, 1964 या 1965। 1964 और 1965 से पहले हर एक घर के अंदर, पूरे भारत के अंदर हर एक घर के अंदर उपलों से ही खाना बनता था, कंडों से ही खाना बनता था, थेपड़ियों से ही खाना बनता था। आज हमारे देश के अंदर करीब 20 करोड़ एलपीजी के कनेक्शन हैं, गैस कनेक्शन हैं, और अगर एक घर में एक चूल्हा है और एक गैस सिलेंडर लगता है तो 20 करोड़ इंटू 700 प्रति महीना 1440 करोड़ रुपए, प्रति महीना 1440 करोड़ रुपए की हम गैस जो है वो खरीद के उसको जला देते हैं। आप सभी को पता है कि जो फॉसिल फ्यूल है वो अच्छे फ्यूल नहीं है, वो कार्बन की मात्रा हवा के अंदर बढ़ाते हैं। जबकि दूसरी ओर गोबर जो है, आज गाय ने चारा खाया, शाम तक उसने उसको प्रोसेस किया और शाम को उसने गोबर बना दिया। वो गोबर में जलाऊंगा, कार्बन डाइऑक्साइड निकलेगी, वापिस वो एटमॉस्फेयर में जाएगी, पौधा कार्बन डाइऑक्साइड ले लेगा, पौधे को गाय खाएगी, फिर वो वापस, ये साइकिल के अंदर आता है। गोबर कार्बन न्यूट्रल फ्यूल है, और जो एलपीजी है वो कार्बन न्यूट्रल नहीं है, वो पॉल्यूटिंग फ्यूल है, वो प्रदूषण फैलाने वाला फ्यूल है। एक तो हमारी जेब से
आए महीने 1440 करोड़ रुपए निकल रहे हैं। दूसरा, हम पर्यावरण को भी नुकसान पहुंचा रहे हैं। बात नंबर 1, गोबर एज ए फ्यूल। तो प्रति महीना ये जो है 1440 करोड़ रुपए हैं, ये भी गाय के और गोबर के ही रुपए हैं जो गैस की तरफ मोड़ दिए गए। बात नंबर 2, फ्यूल की बात करूंगा। हमारे देश के अंदर प्रतिदिन 40 से 45 हजार आदमी भगवान के पास जाते हैं। ऑन एन एवरेज 40 से 45 हजार आदमी प्रतिदिन मरते हैं और उनका अंतिम संस्कार भी होता है। जो उत्तर भारत था, हरियाणा जैसे जो प्रदेश हैं, उनके गांव के अंदर उसकी उस सभ्यता के अंदर सभी का सभी जितने भी मृत शरीर थे, सभी का अंतिम संस्कार गोबर से ही किया जाता था। सूखे गोबर से ही अब भी किया जाता है। अरे पानी लाइए रे। तो अगर मैं इसकी कैलकुलेशन करूं, एक आदमी की अंतिम संस्कार के ऊपर 1000 रुपए की लकड़ी लग जाती है और 40,000 आदमी डेली मरते हैं जिनका अंतिम संस्कार होता है। तो 40,000 इंटू 1000 प्रतिदिन, ये एक इतनी बड़ी राशि है। इसको आप कैलकुलेट कर लें। वो सारा धन गोबर का, गाय का ही धन है। उसके बाद तीसरे नंबर पे हम जाते हैं, गोबर एज ए कंपोस्ट। जब तक यूरिया नहीं आई थी तो हम सभी के सभी जो गोबर है वो गोबर को प्रोसेस करना जानते थे और गोबर से खाद बनाना जानते थे। आज हम सभी के सभी ऑर्गेनिक फार्मिंग, ऑर्गेनिक फार्मिंग, ऑर्गेनिक फार्मिंग का नाम सुन रहे हैं, लेकिन ऑर्गेनिक फार्मिंग का जो बेस है, उसका जो मूल है, वो गोबर ही है। गोबर हजारों प्रकार के जीवों का भोजन है। गोबर जो है वो हमारे लिए अलग चीज है, लेकिन बहुत सारे जो जीव हैं, जिसके अंदर धरती के अंदर रहने वाले जो जीव हैं, हम सिर्फ आज के दिन एक केचुए को जानते हैं कि केचुआ धरती के अंदर रहता है। केचुआ धरती में नहीं रहता। धरती के अंदर कई हजार प्रकार के प्रजातियां रहती हैं और वो जितनी कई हजार प्रकार की प्रजातियां हैं, उन सब का जो प्रिय भोजन है वो गोबर ही है। जैसे ही हम धरती के अंदर गोबर डालेंगे तो बहुत सारे प्रकार के जो जीव हैं, वो जीव उसको खाने के लिए धरती के ऊपर आएंगे और वो जो है उसका खाद बना देंगे। जैसे मैं अभी आपको दिखाऊंगा, यहां पर आप देख रहे हैं यहाँ पे गोबर डालते ही, ये देखो यहाँ पे, अगर ये क्लियर है, ये देखो नीचे ये ईंट है, पक्की ईंट है। यहाँ पे जो ये फर्श है, ये आप देख सकते हो, ये पक्का फर्श है ईंटों का। लेकिन ईंटों का फर्श को भी पार करते हुए जहाँ पे गोबर पड़ा था, वहाँ पे ये इन्होंने खाद बना रखा है। ये जो मेरे हाथ में है, ये जो है, ये सबसे अच्छा खाद है जो अनेक जीवों ने मिलके बनाया है। गोबर जो है वो इन जीवों भोजन है और ये जीव धरती के अंदर रहते हैं, और जैसे ही धरती के ऊपर गोबर डलता है तो ये आके अपने आप जो है उसका खाद बनाना शुरू करते हैं। अब जो है हम चलते हैं इसकी इकोनॉमिक्स की तरफ। खाद की इकोनॉमिक्स की तरफ हम चलते हैं। 1 एकड़ जमीन के अंदर आज के दिन हम जो है करीब 5 बोरी यूरिया की डालते हैं, और जो 5 बोरी यूरिया की हैं वो हमारी धरती को तो खराब करता ही करता है, धरती के जीवाणुओं को तो मारता ही मारता है। हमारे ऊपर आर्थिक जो बोझ है वो कितना डालता है। उसके जगह अगर हम गाय का गोबर डाल लेंगे तो हमारी जमीन अपने आप ही अच्छी फसल देगी और उपजाऊ हो जाएगी। भारत के अंदर कितने लाख एकड़ जमीन है, सभी के सभी गोबर डाल के खेती करते थे।
उसकी जगह यूरिया ने ले ली। अगर एक आदमी 1 एकड़ के अंदर 2000 रुपए की यूरिया डालता है, उसको अगर वो गोबर से रिप्लेस कर देता है तो ये अरबों खरबों रुपए जो है ये भी गोबर के ही है, ये भी गाय के ही है। उसके बाद बात नंबर 4, इकोनॉमिक्स की बात कर रहे हैं। बात नंबर 4, हमारे घर। भारत में जितने भी घर थे वो सारे के सारे गोबर और मिट्टी से ही लेपित होते थे। सबके ऊपर गोबर मिट्टी का लेप होता ही होता था। जैसे मैं छोटा था तो मेरी जो माँ थी, वो माँ खाना बनाने से पहले गोबर और मिट्टी से खाना बनाने की जगह को लेप देती थी। वो क्यों लिपती थी? जहां पे हम खाना बनाएं उस जगह को हम गोबर और मिट्टी से लिपें तो इसमें 2 मतलब होते हैं। या तो वो लोग हमारे से बहुत ज्यादा होशियार थे या हम उनसे बहुत ज्यादा होशियार है। दोनों में से एक ही बात सत्य है। वो कर रहे थे या तो वो ठीक थे, या जो अब हम कर रहे हैं हम ठीक है। लेकिन जब इसकी विज्ञान के ऊपर दृष्टि डाली जाती है तो जहां पे गोबर और मिट्टी से लेप कर दिया जाता है वहां पे ये जो हानिकारक जीव हैं, जो कीड़े मकोड़े हैं, वो नहीं आते हैं। आज के दिन जो बोला जाता है ना, सैनिटाइज सैनिटाइज सैनिटाइज, तो वो उस जगह को गोबर और मिट्टी से सैनिटाइज करना पहले ही जानते थे। हमारे जो घर थे उनका जो फर्श था वो सारा गोबर से लिपा होता था, मिट्टी से लिपा होता था। हमारी जो दीवारें थी वो भी गोबर और मिट्टी से ही लिपी होती थी। अब इसकी इकोनॉमिक्स के ऊपर आते हैं। भारत के अंदर 140 करोड़ लोग हैं। अगर 140 करोड़ लोगों का एक एक कमरा हम मान लें तो 140 करोड़ कमरे हैं। एक कमरे को मेंटेनेंस कॉस्ट जो है साल की वो 5000 रुपए में मान लेता हूं। पेंट का, पुट्टी का मिनिमम खर्चा, प्लास्टरिंग का मिनिमम खर्चा 5000 रुपए मान लेता हूं। वो सारा का सारा खर्चा कहां से निकलता था? वो सारा का सारा खर्चा गोबर और मिट्टी का ही होता था। तो हमारा जो पैसा था 5000 इंटू 140 करोड़, ये सारा का सारा पैसा हमारा गाय का पैसा था, हमारा खुद का पैसा था। उस पैसे को हमने कंपनी को दे दिया। गोबर का पैसा फ्यूल की तरह, फ्यूल वाला पैसा हमें एलपीजी कंपनी को दे दिया। खाद का पैसा हमने यूरिया कंपनी को दे दिया। घर पे लगने वाला जो पैसा था वो सारा हमने पुट्टी वाले और ये जो पेंट वाले हैं उनको दे दिया। उसके बाद हम कहते हैं कि हम गरीब हो गए। तो भैया हम तो गरीब होंगे ही। जो अपनी चीजों का प्रयोग नहीं करेगा, अपने ऊपर विश्वास नहीं करेगा, तो उसको तो दूसरा बहका के उसके पैसे लेके ही जाएगा। तो ये जो आज का विषय था वो ज्यादा लंबा हो जाएगा। तो ये 2 विषय मैं देख के और आप जो तीसरे विषय की तरफ चलता हूं। तीसरा जो विषय है वो है हमारा एनवायरनमेंट। आज जो पोल्यूशन है उस पोल्यूशन का मुख्य कारण क्या है? पोल्यूशन का मुख्य कारण अगर हम देखें तो फॉसिल फ्यूल, डीजल, पेट्रोल, एलपीजी, कोयला। जो धरती से निकलने वाला कोयला है वो, जो एलपीजी है, जो पेट्रोल है, जो डीजल है, जो फॉसिल फ्यूल है, सारे के सारे उनके जलने से अरबों खरबों टन कार्बन प्रतिवर्ष हमारे वातावरण के अंदर जा रहा है। तो उसको हम कैसे ठीक कर सकते हैं? वो पहले क्या था? वो अब आज से अगर मैं 70 साल पहले चला जाऊं, आजादी के आसपास की बात करूं, तो हमारे देश के अंदर 20 करोड़ बैल होते थे। भारत के अंदर 1947 के आसपास 20 करोड़ बैल होते थे, जो आज 70 साल के बाद 2020 के अंदर 2.5 करोड़ बचे हैं। कहां पे 20 करोड़ थे, कहां पे 2.5 करोड़ बचे हैं। वो जो 20 करोड़ बैल थे, वो 20 करोड़ बैल जो है वो आज के इंजन का काम करते थे। ट्रांसपोर्टेशन हमारा किससे होता था? बैलगाड़ी से। इंडस्ट्री हमारी किससे चलती थी? कोल्हू हमारे किससे चलते थे? आटा चक्की हमारी किससे चलती थी? हमारा जो मकान बनाने के लिए जो घराट था वो किससे चलता था? वो सारा का सारा काम बैल से होता था। एक तो मसल पावर का हम यूज करते थे, बैल का उपयोग करते थे। उसकी जगह, मसल पावर की जगह फॉसिल फ्यूल आ गया। फॉसिल फ्यूल से काम जरूर जल्दी हुआ, लेकिन उसकी जो सबसे बड़ी कॉस्ट है वो हम एनवायरनमेंट को खराब करके दे रहे हैं।
अब हमें ये दोबारा सोचना पड़ेगा कि हमें एनवायरनमेंट चाहिए या हमें जो है जल्दी काम चाहिए। हमें बैलों को दोबारा बचाना पड़ेगा। आपको अगर एनवायरनमेंट ठीक करना है तो हमें बैल के ऊपर दोबारा शोध करना पड़ेगा और बैल को दोबारा काम देना पड़ेगा। कोई भी चीज जो काम की नहीं रहती उसको हम घर से निकाल देते हैं। एक भी हमारे जैसे हम डेली साफ सफाई करते हैं अपने घर में, जब भी हम साफ सफाई करते हैं शाम को एक पैकेट के अंदर बड़ा चमचमाता हुआ मेरे पास कोई सामान आता है, उस सामान का जो पैकेट है वो किसी काम का नहीं होता। जब वो पैक होता है तो मुझे काम का लगता है, सुबह मैं उसको कूड़े में फेंक देता हूं। यह है मानव की प्रवृत्ति। इस प्रवृत्ति को कोई नहीं बदल सकता। इस प्रवृत्ति को इस प्रकार से बदला जा सकता है कि मेरे पास बैल है तो बैल को मैं उपयोगी कैसे बनाऊं। मेरे को देखने वाले अब 105 लोग हम जुड़े हुए हैं। 105 लोगों में से कई भाई, कई दोस्त, कई जानकार गौशालाओं वाले भी होंगे, लेकिन मुझे बड़ा दुख होता है। गौशालाओं के अंदर बैल खड़े हैं, लेकिन गौशाला के लिए जो चारा कटाई होती है, जितनी भी गौशालाएं हैं भारत के अंदर कई हजार गौशालाएं हैं, और उन गौशालाओं के अंदर बछड़े, उन गौशालाओं के अंदर नंदी, उन गौशालाओं के अंदर बैल, वो सारे के सारे खड़े हैं। और वहां पे जो चारा कटाई होती है वो चारा कटाई हम डीजल से करते हैं या बिजली से करते हैं। हमें ये सिस्टम बदलना होगा। हमें अपना जो चारा कटाई का काम है या जो आटा पिसाई का काम है या जो दलिया दलना है, गौशाला के अंदर जो भी हमें या हमारे घर के अंदर जो भी हमें चीज चाहिए, मैकेनिकल पावर चाहिए, वो मैकेनिकल पावर हम बैल से ले सकते हैं। इसके लिए कोई ज्यादा बड़े उपकरण की जरूरत नहीं होती। मैंने वो उपकरण अभी डिसमेंटल कर रखा है, लेकिन फिर भी मैं आप लोगों को थोड़ा सा दिखाना समझाना चाहूंगा वो हम कैसे कर सकते हैं। ये जो सामने आप देख रहे हैं, ये सामने मेरा बैल है बलराज। अभी ये धूप में बैठा है और बड़ा शांति से ये बलराज भाई, अरे क्या हुआ, क्या हुआ, क्या हुआ, क्या हुआ, ठीक है ना, ठीक है ना। तो अब ये धूप स्नान ले रहा है यहाँ पे। तो इसको जो है इस प्रकार का हम कोई भी गियर बॉक्स ले सकते हैं। जैसे ये मेरे पास गियर बॉक्स है, ये गियर बॉक्स ले सकते हैं और इस गियर बॉक्स को इससे बलराज से हम जो है बैल से जो है वो हम चला सकते हैं। जैसे ही ये यहाँ से घूमेगा, ये घूमेगा तो इसके जो है आरपीएम यहाँ पे ये बढ़ जाएंगे और बढ़ी हुई आरपीएम से इस काम, कोई भी जो मैकेनिकल काम है वो हम ले सकते हैं। ये सिस्टम अभी मैंने डिसमेंटल करके रखा हुआ है क्योंकि मुझे इसको शिफ्ट करना है। एक बैल की अगर मैं बात करूं तो इसके अंदर जो शक्ति है वो 3 से 5 हॉर्स पावर के बराबर होती है। एक बैल की जो शक्ति है वो 3 से 5 हॉर्स पावर के बराबर होती है। यानी कि अगर हम 2 बैल जोड़ लेंगे तो 6 से 10 एचपी के बराबर की जो मोटर है उसके बराबर का हम काम ले सकते हैं। 4 घंटे 5 घंटे हमें गौशाला के अंदर जो चारा कटाई है उसके लिए चाहिए होते हैं, या जो और काम होता है उसके लिए चाहिए होते हैं। तो कोई भी 2 बैलों की जोड़ी बना के इस प्रकार का सिस्टम लगा के हम जो गौशाला के अंदर जो चारा है वो इन बैलों से काट सकते हैं और जो छोटे छोटे काम हैं वो इन बैलों को दे सकते हैं। इससे हमारा पर्यावरण भी ठीक रहेगा और इससे हमारा जो बैल है उसकी भी एक्सरसाइज होती रहेगी। अब ये अगर नहीं घूमेंगे, एक जगह बैठे रहेंगे तो इनके जो पैर है वो भी अकड़ सकते हैं, जकड़ सकते हैं। तो इनके लिए भी घूमना इतना ही आवश्यक है जितना मनुष्य के लिए घूमना आवश्यक है। तो ये गाय से ज़्यादा अगर कोई बुरी हालत में है तो वो आज के दिन बैल है। ये हमारी नंदनी है, इसको कोई समस्या नहीं है, ये बड़े आराम से कूदती है, उछलती है। नंदू नंदू। तो विशेष जो ध्यान देने की ज़रूरत है, इकोनॉमिक्स की जब हम बात करते हैं तो जो डीजल है वो डीजल भी आज के दिन कोई सस्ती चीज़ नहीं है। डीजल की अगर मैं बात करूं तो जो दिल्ली है, दिल्ली के अंदर 75 रुपये लीटर का डीजल है।
और आपको पता ही है कि 1 HP जो डीजल है, 1 HP का जो इंजन है उसमें करीब 200 ml डीजल पर आवर लग जाता है। तो कितना बचत हमारे बैल हमें दे सकते हैं। बैलों की तरफ देखना पड़ेगा अगर एनवायरनमेंट बचाना है। दूसरा स्वास्थ्य है। अगर बैल आपका चारा काटेगा वो आपकी गौशाला को इनकम होगी, लेकिन अगर बैल आपके लिए आटा पीसेगा तो आपके स्वास्थ्य के लिए कितना अच्छा होगा। आप अपने जो आरपीएम है, हाथ वाली जो आटा चक्की थी, हाथ वाली जो आटा चक्की जिससे हमारी माताएं, हमारी दादियां जो है आटा पिसाई करती थी, उस टाइम पे वो आटा ठंडा आटा होता था। 2 प्रकार के आटे हमारे पास, एक आटा है ठंडा आटा, दूसरा आटा है गर्म आटा। ठंडा आटा कौन सा होता है? जो लो आरपीएम के ऊपर पिसा जाता है। अगर आटा गर्म हो जाता है तो उसके जो एसेंशियल ऑयल्स जो हैं, उसके अंदर जो खुशबू है, उसके जो तत्व हैं वो हवा में उड़ जाते हैं। लेकिन जब यही पिसाई धीरे धीरे होती है तो उसके एसेंशियल जो तत्व हैं वो आटे के अंदर ही रहते हैं। तो अगर आप बैल से धीरे धीरे आटा पिसाई करवाओगे तो बैल को भी काम मिलेगा और आपको आटा भी ठंडा मिलेगा, जिससे आपका स्वास्थ्य भी ठीक रहेगा। तो इस प्रकार की ये जो बातें थी, ये बातें करने के लिए आज आप लोगों ने जो मुझे समय दिया उसके लिए मैं आपका आभारी हूं। अब हम एक एक करके एक क्वेश्चन आंसर का जो सेशन है वो स्टार्ट कर लेते हैं। हाउ डू वी यूज काउ डंग फॉर मेकिंग ब्रिक्स? सबसे पहले जो ओम दियो जी ने सवाल पूछा है, हाउ डू वी यूज काउ डंग फॉर मेकिंग ब्रिक्स? आपने जो सवाल किया है वो उसका मैं जवाब डिटेल में देना चाहूंगा। सबसे पहले मैं आपको काउ डंग ब्रिक दिखाना चाहता हूं। काउ डंग ब्रिक क्या है? गोबर से हम बहुत सारी चीजें बना सकते हैं और मैंने तो सारा काम जो है वो गोबर के ऊपर ही किया है। तो ये जो है यहाँ पे काउ डंग ब्रिक पड़ी है, ये काउ डंग ब्रिक है। एक सेकंड, लेट मी चेंज द कैमरा। ये सारी की सारी गोबर की ईंटें हैं और जो गोबर की ईंटें हैं ये मेरा जो रिसर्च है, R&D है, उसका हमारा पार्ट है। ये अभी इससे हम एक कमरा बना रहे हैं। ये आप कमरा देख भी रहे हो, इधर बार बार जो मैं जिसको दिखा रहा हूं, ये गोबर की ईंटें रखी हैं। और ये जो गोबर की ईंटें हैं ये बलराज और जो नंदनी जिसके मैं बार बार जिक्र कर रहा हूं, ये इन्हीं की गोबर की ईंटें हैं। अभी मैं इससे कंस्ट्रक्शन इसमें हूँ, एक कमरा बनाने के बीच में हूँ। अभी ये कमरा मेरा बना नहीं है। जैसे ही मेरा ये कमरा बन जाएगा तो मैं इनकी कंप्लीट टेस्टिंग करके, गोबर की जो टेस्टिंग ये अपना ईंटें हैं, इनकी कंप्लीट टेस्टिंग करके फिर आप लोगों के लिए ट्रेनिंग। अगर कोई फोन पे पूछेगा, व्हाट्सएप पे पूछेगा, मैसेंजर पे पूछेगा हाउ टू मेक काउ डंग ब्रिक्स, तो ये जैसे आप इंजीनियरिंग करते हो तो आपको 5 साल लगाने पड़ते हैं। आप MBBS करते हो आपको 6 साल लगाने पड़ते हैं। लेकिन जो हमारी देसी चीज़ें हैं उसको हम सिर्फ व्हाट्सएप पे पूछ लेते हैं ये कैसे करें। नहीं समझ में आएगा, बिल्कुल भी नहीं समझ में आएगा। मैं आपको बता भी दूंगा, लेकिन मात्रा थोड़ी बहुत अगर कम ज़्यादा होगी तो वो फिर आपका सारा का कर जाएगा। तो इसके लिए रेजिडेंशियल आएंगे, हमारे पास आपको आना पड़ेगा, वहाँ पे आपके हाथ से काम करना पड़ेगा। प्रैक्टिकली हम बनाना सिखाएंगे और जो अच्छे से सीख लेगा, जो अच्छे से इसका ट्रेनिंग ले लेगा, उसको फिर हम सर्टिफाई भी करेंगे और फिर आगे जाके वो अपना काम भी, अपना बिजनेस भी स्टार्ट कर पाएगा। ओम देव जी ने कहा था कि हाउ डू वी यूज काउ डंग फॉर मेकिंग ब्रिक्स। इसका जो है पूरा का पूरा ट्रेनिंग सेशन जो है वो अक्टूबर या नवंबर के अंदर जो है दिया जाएगा। आप लोग जो है हमारे से मेरी ID डॉक्टर शिव दर्शन मलिक फेसबुक के ऊपर देख सकते हैं। फेसबुक पे जैसे जैसे मेरा काम होता जाता है वो मैं बताता जाता हूँ और उसके बाद जो भी इसकी आगे की जो प्रक्रिया होगी उसके बारे में आपको मैं डिटेल में बताता जाऊँगा। और जो सवाल है वो सवाल आप लोग पूछ सकते हैं। मालविका जी सिंधवानी,
cow compliments and complete our word. We have forgotten our major partner. Many thanks for reminding us for reintroducing rightful place. Good reason for workshop. धन्यवाद HK सिंह जी. नमस्कार. Rama Shivaji, sir, do you give training in preparing all the cow dung based products? रामा शिवाजी, यही बात मैं बता रहा हूं कि इसका पूरा का पूरा, जैसे ये है, यहाँ पे मेरे पास 2 टाइप के गोबर हैं. एक ये गोबर है, ये प्रोसेस में खाद में बनने के लिए, ये खाद बनने के लिए है, लेकिन ये अभी धरती के ऊपर पड़ा है. ये धरती के ऊपर नहीं पड़ा होना चाहिए, गड्ढे के अंदर होना चाहिए. दूसरा जो गोबर है, वो गोबर मेरे पास जो है वो ताज़ा गोबर है, और वो ताज़ा गोबर यहाँ पे है. तो जो ताज़ा गोबर है उसका हम क्या कर सकते हैं, और जो सड़ा हुआ गोबर है उसका हम क्या कर सकते हैं, इसकी सारी की सारी ट्रेनिंग ये आप लोगों को दी जाएगी और बताया जाएगा कैसे करना है. और हम नहीं करेंगे, ये आप लोगों को ही करना है. जो गोबर के अंदर हाथ देना चाहे, जो गोबर को टच करना चाहे, जो गोबर को फील करना चाहे, उन्हीं को हम ट्रेनिंग देंगे. हम क्या करते हैं, दर्शक बन के आ जाते हैं कि चलो वहां पे तमाशा हो रहा है. हम कोई तमाशा नहीं करेंगे. हम सिर्फ जो सीरियस आदमी होंगे, जिनके घर में गायें होगी, जिसके पास बैल होगा, प्रायोरिटी उन्हीं की होगी कि उन्हीं को बुलाएं, उन्हीं को बताएं, हमारे पास रहें, अच्छे से ट्रेनिंग लें, और जब पूरे उनके शक, पूरे उनके सवाल दूर हो जाएं तो वो अपना जाके अपना काम शुरू कर दें. जैविक कार्ट नीड मोर इंफॉर्मेशन अबाउट टेक्निकल यूज ऑफ बेल. जैविक कार्ट जी, ये कोई ज्यादा बड़ा टेक्निकल विषय नहीं है. 1970 तक, सिर्फ 1970 यानी कि 50 साल पहले तक हर एक गांव के अंदर रहट होती थी, हर एक गांव के अंदर कोल्लू होते थे, हर एक गांव के अंदर घराट होते थे. यानी कि जिन आदमियों को हम कहते हैं कि वो तो अनपढ़ आदमी थे, वो ये काम करते थे, वो कोल्लू चलाते थे, वो रहट चलाते थे. तो हमें थोड़ा सा कोई भी स्किल्ड इंजीनियर हमें ले लेना है और सिर्फ आरपीएम बढ़वा लेने हैं. एक जो गियर बॉक्स है, गियर बॉक्स जो है वो धीरे धीरे अपनी स्पीड को बढ़ा देता है. तो आप कोई छोटा सा गियर बॉक्स ले सकते हैं, बिल्कुल हल्का सा, और वो गियर बॉक्स लेके उसको बैल को जोड़ के और उसको जो है शाफ्ट से जोड़ के कोई भी काम कर सकते हैं. तो ज्यादा बड़ी ये चीज नहीं है. आप थोड़ा सा देखोगे, थोड़ा सा समझोगे, थोड़ा सा करोगे तो आप खुद कर पाओगे. बाकी आपके आसपास का कोई भी जो मैकेनिकल इंजीनियर है उससे आप थोड़ी सी मदद ले सकते हैं. माधव MS एबर साहब नमस्कार. सुरेंद्र जांगेल जी, वैदिक प्लास्टर के बारे में बताओ सर. वैदिक प्लास्टर के बारे में मैं आपको बताऊं, कल तक जो हर एक घर के अंदर गोबर का लेपन होता था, वो सीमेंट में आने के बाद वो खत्म हो गया. जब मैंने मेरे घर के अंदर देखा, गर्मी के अंदर जैसे रात को लाइट चली जाती है तो सीमेंट वाले मकान के अंदर हम सो नहीं पाते हैं, एकदम पसीना पसीन हो जाते हैं. तो तब मैंने ये सोचा था कि हमारे बुजुर्ग कैसे रहते थे, हमारे बुजुर्ग मकानों को किस प्रकार से कालेपन करके वो रहते थे. तो तब जो है मैंने ये रिसर्च शुरू की थी, और इसके अंदर मैंने जो है जिप्सम, देसी गाय का गोबर, ग्वारगम, चिकनी मिट्टी, नींबू का सत्व, इस प्रकार की चीजें मिला के और फिर मैंने ये एक मिश्रण बनाया. ये जो मिश्रण है इसको मैंने नाम दिया वैदिक प्लास्टर. प्लास्टर का मतलब होता है लिपाई, प्लास्टरिंग करना, लिपाई करना. तो जो वैदिक प्लास्टर है वो आप किसी भी पक्के मकान में ईंटों के ऊपर डायरेक्ट कर सकते हैं. जो वैदिक प्लास्टर है उसका 25 किलो का बैग आता है, उसके अंदर आपको कुछ भी मिक्स नहीं करना होता. वो बैग लेना है, बैग खोलना है, उसके अंदर सॉफ्ट वाटर से पेस्ट बना लेना है, टाइट पेस्ट. दीवार को पहले गीला कर लेना है, बाद में दीवार की तराई भी नहीं करनी, यानी कि क्योरिंग की भी जरूरत नहीं है. उसके बाद उसको सूखने देना है, आपकी प्लास्टरिंग का काम पूरा हो जाता है. तो ये वैदिक प्लास्टर के लिए, क्योंकि वो एक अलग विषय है, उसके बारे में अगर आप पूछना जानना चाहते हो तो आप मेरे को व्हाट्सएप के ऊपर संपर्क कर सकते हैं. वो वैदिक प्लास्टर जो हम ऑल ओवर इंडिया डिलीवर करते हैं, जहां जहां हमारे डीलर हैं वहां आप हमारे डीलरों से वैदिक प्लास्टर ले सकते हो, और जहां पे डीलर नहीं है
वहां पे आप हमारे से डायरेक्ट भी मंगवा सकते हो। तो ये तो मकानों के लिए, जैसे मैं यहाँ पे बैठा हूं, यहाँ पे ये मेरा फर्श है। हमारे घरों के अंदर जो सबसे मुख्य जो चीज है वो हमारा फर्श होता है। अब मैं फर्श की बात करूं 2 मिनट। ये जो मेरा फर्श है ये गोबर और मिट्टी का ही बना हुआ फर्श है। सबसे जरूरी बात क्या है, जैसे ही हम पत्थर के ऊपर चलते हैं, टाइल के ऊपर चलते हैं, या जो ये इस टाइप से रबड़ जो पड़ा है इसके ऊपर चलते हैं, तो हमारी धरती से कनेक्टिविटी जीरो हो जाती है। हमारी जो धरती है वो धरती जो है उसके अंदर अरबों खरबों फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं। जब भी हम घर से बाहर निकलते हैं, धूप आती है या रेडिएशन आती है, तो हमारा जो है शरीर जो है वो चार्ज हो जाता है। हमारे शरीर के अंदर जो है रेडिएशन का अटैक हो जाता है, तो हमारा शरीर चार्ज हो जाता है। तो हमारे शरीर को डिस्चार्ज करने के लिए हमें मिट्टी के ऊपर ही रहना चाहिए। जो ये सिंथेटिक चीजें हैं ये हमें धरती से डिस्कनेक्ट कर देती हैं, और धरती से हम डिस्कनेक्ट हो जाते हैं तो हम बीमार हो जाते हैं। जैसे अब है, अब मैं यहां पे कैसे बैठा हूं, मेरे पैरों में कोई चप्पल नहीं है, मेरे पैरों में किसी प्रकार की चप्पल नहीं है, और मेरे नीचे क्या है, गोबर मिट्टी का लेप है, वैदिक प्लास्टर का लेप है, जिप्सम गोबर मिट्टी वाला वो लेप है। इसके नीचे क्या है, ये जो फर्श है इस फर्श के नीचे सिर्फ ईंट के रोड़े हैं और उसके नीचे मिट्टी है। यानी कि जो धरती की एनर्जी है वो डायरेक्ट मेरे यहां तक सरफेस तक आ रही है, और जो धरती की एनर्जी है वो मेरे पैरों से होती हुई, वो इलेक्ट्रॉन जो हैं वो मेरे पैरों से होती हुई मेरे बॉडी के अंदर से कंप्लीट करती हुई, सर्कल कंप्लीट करती हुई वापस धरती के अंदर चली जाती है। तो हमारे जो बुजुर्ग जो बोलते थे कि भैया चप्पल बाहर निकालो, जूते बाहर निकालो और नंगे पैर अपने घरों के अंदर आओ, वो यही विज्ञान था, वो आपके स्वास्थ्य से जुड़ा हुआ विज्ञान था। आज जो है चारों तरफ हम जो है वो रेडिएशन से घिरे हुए हैं। पहले जो रेडिएशन थी वो रेडिएशन सिर्फ और सिर्फ जो है सूर्य की रेडिएशन थी, लेकिन आज जो रेडिएशन है वो हर जगह से हमें रेडिएशन हमें दिखाई देंगी। जैसे मेरे पास ये 1 मीटर है, ये आपको मैं मीटर दिखाता हूं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन डिटेक्टर। इसको मैं ऑन करता हूं रेडिएशन डिटेक्टर को, और ये मैंने इसको ऑन कर लिया। जैसे सेशन के स्टार्ट में मैंने क्या कहा था कि जो इलेक्ट्रिक इक्विपमेंट्स हैं वो भी रेडिएशन छोड़ते हैं। जैसे मैंने यहां पे कहा था, जब हम किसी कमरे में या कंप्यूटर या अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरण को रख देते हैं तो इससे नेगेटिव आयन की मात्रा घट जाती है। यानी कि जो इलेक्ट्रॉनिक आइटम है वो रेडिएशन छोड़ते हैं। जैसे यहाँ पे मेरे पास क्या है, बिजली का, मेरे पास बिजली का यहाँ पे ये है स्विच बोर्ड। आपके घरों के अंदर भी स्विच बोर्ड होंगे, मेरे पास भी ये स्विच बोर्ड है। इसके पास अभी ये क्या है रेडिएशन में, इसकी मीटर की रीडिंग क्या है 0, लेकिन जैसे ही मैं इसके पास लेके जाऊंगा ये रेडिएशन बताने लग जाएगा। हमें नहीं पता हम कैसे रह रहे हैं, वी डोंट नो, हमें पता ही नहीं हम रह कैसे रहे हैं। जो हमें कोई बेचने वाला कोई सामान बेच जाता है वो उनकी खासियत बताता है, उनके बुराई नहीं बताता। ऐसे ही जैसे मेरा ये पंखा है, पंखे के आसपास मैं रहूंगा तो ये मेरा ये जो 0 वाला मीटर है इसके पास लेके जाऊंगा तो यहां पे भी ये रेडिएशन बताएगा। पंखे से करीब मैं 2 फुट दूर हूं, लेकिन करीब 2 फुट जो दूर हूं वहां पे भी ये रेडिएशन निकल रही हैं, और ये जो रेडिएशन है ये मेरे शरीर को थकाती हैं, मेरे लिए अच्छी नहीं है। तो जब हमें रेडिएशन से बचना है तो रेडिएशन से बचने के लिए हमें अपनी बॉडी को दोबारा नॉर्मल करना पड़ेगा, और बॉडी को नॉर्मल करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमें प्रकृति की शरण में ही जाना पड़ेगा। हमें मिट्टी की शरण में जाना पड़ेगा, गोबर की शरण में जाना पड़ेगा, घास फूस की शरण में जाना पड़ेगा, तो हमारी बॉडी जो है वो रिफ्रेश हो जाएगी। आपको बताऊं, जो एयर होस्टेस हैं या जो पायलट है वो सबसे ज्यादा ऐसे जोन में रहते हैं जहां पे रेडिएशन जरूरी है। हवा में वो धरती से करीब 10 किलोमीटर ऊपर उड़ते हैं, वहां पे जो कॉस्मिक वेव्स हैं और जो सूर्य की किरणें हैं वो उस जहाज के ऊपर, मेटेलिक बॉडी के ऊपर गिरती हैं, तो जो हमारी हवाई जहाज है वो पूरा रेडिएशन का एक चैम्बर बन जाता है। तो एयर होस्टेस और जो पायलट हैं
उनकी ट्रेनिंग के अंदर उनको बताया जाता है कि जैसे ही आप हवाई जहाज से नीचे उतरो, आपका रेस्ट टाइम हो, तो आपको ठंडे पानी में नहाना है, आपको नहाना है। और अगर आपके पास कहीं पे घास फूस है या कच्ची मिट्टी है तो उसके ऊपर आपको घूमना है। मिट्टी के ऊपर, कच्चे के ऊपर, घास फूस के ऊपर आप जितना ज्यादा घूमोगे उतनी ही ज्यादा धरती के जो इलेक्ट्रॉन है वो आपकी बॉडी के अंदर एंटर करेंगे और आपकी बॉडी जो ऑक्सीडाइज हुई है किसी भी कारण से वो उसको न्यूट्रलाइज कर देंगे, आपका स्वास्थ्य ठीक रहेगा। तो ये भी एक इंपॉर्टेंट चीज थी। हमें नंगे पैर घूमना चाहिए धरती के ऊपर, वो कम से कम 40 मिनट। आगे कोई सवाल? कैन वी मेक सेकेंड फ्लोर और 3 फ्लोर यूजिंग काउ डंग ब्रिक्स? परशनाथ जी, ईंटों से आप जितना मर्जी फ्लोर बना सकते हैं, 10 मंजिला, 15 मंजिला, 20 मंजिला, उसमें कोई इश्यू नहीं है। इसका अभी जैसे मैंने बताया टेस्ट चल रहा है। और ये जो पिलर आप देख रहे हैं ये गोबर का ही है। मैं कैमरा एक बार फिर उधर करता हूं। तो इस प्रकार के स्लैब बना के हम खड़े कर सकते हैं और जितना मंजिल हम इसको चाहें कर सकते हैं। जो कंक्रीट है, कंक्रीट की जो डेंसिटी होती है वो करीब 2500 किलो पर क्यूबिक मीटर होती है। ये उससे काफी लाइट मटेरियल है और ये करीब 600 से 700 किलो पर क्यूबिक मीटर का पर केजी का ये आइटम है। तो इससे काफी मंजिलें बनाई जा सकती हैं। और कोई सवाल? सर, आई एडमायर योर टेक्नोलॉजी बट स्टेइंग इन साउथ ऑफ इंडिया वी फाइंड इट डिफिकल्ट टू बाय वैदिक प्लास्टर फ्रॉम यू डायरेक्टली। इंक्रीज कॉस्ट व्हेन वी ट्रांसपोर्ट इट फ्रॉम योर प्लेस साउथ इंडिया। प्लीज ओपन मोर डिस्ट्रीब्यूशन यूनिट्स इन ऑल पार्ट ऑफ इंडिया। गोधाम, चल्लूर, बद्रीनाथ, आपका सवाल बिल्कुल सही है। जैसे जैसे कोई चीज दूर जाती है उसमें ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट जो है वो ऐड होती है। लेकिन अभी ये काम हमारा 2015 से हमने शुरू किया था। मुझे इतना भी नहीं पता था कि दोबारा लोग जो है गोबर को घरों में घुसवा लेंगे, क्योंकि हम अब ऐसी सोसाइटी के अंदर जाते जा रहे हैं जहां पे लोग गोबर को समझते ही नहीं है। तो जब मैंने गोबर का काम शुरू किया था, अपनी अंतर आत्मा की आवाज करके शुरू किया था कि मैं एक बहुत अच्छा काम कर रहा हूं, देश के लिए, गायों के लिए, प्रकृति के लिए काम कर रहा हूं। लेकिन मुझे इतना नहीं पता था कि इसका इतना अच्छा रिजल्ट आएगा कि ऑल ओवर इंडिया से एकदम डिमांड बढ़ जाएगी। तो धीरे धीरे इसका एक्सपेंशन हम कर रहे हैं। फिलहाल हैदराबाद में और बेंगलोर में हमारे जो है 2 शॉप और खुल रहे हैं। आप लोगों का सहयोग रहा तो जैसे हम इसकी ट्रेनिंग देंगे, गोबर की ईंटें बनाने की ट्रेनिंग देंगे, तो उस टाइम पे वहां पे इसकी यूनिट छोटी छोटी जो है डिस्ट्रीब्यूशन पॉइंट वहां पे उनके साथ में बनाया जा सकता है। तो ये तो आगे आने वाले टाइम की बातें हैं। हम इसके प्रयास में लगे हुए हैं। हम चाहते हैं कि ये चीज ज्यादा महंगी ना रहे, और जब ट्रांसपोर्टेशन बल्क में आएगा तो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट भी कम हो जाएगी। और कोशिश हमारी यही रहेगी कि घर घर के अंदर दोबारा गोबर लेपन हो, घर घर के अंदर सात्विकता बनी रहे, घर घर के अंदर स्वास्थ्य हो, सभी लोग स्वस्थ रहें। आपने सवाल किया, धन्यवाद। अगला सवाल है, सर कैन वी गेट दिस ब्रिक्स? सौम्या प्रमोद जी, जैसे मैंने बताया अभी हम इस ईंटों से तो घर बना रहे हैं, अपना कमरा बना रहे हैं, क्योंकि अगर थोड़ी सी भी कमी रहेगी, मकान का काम है, थोड़ा सा भी अगर कोई कमी रहेगी तो वो ठीक नहीं रहेगी। तो इसको कंप्लीट हम टेस्टिंग कर रहे हैं। अभी हमारी टेस्टिंग जारी है। जैसे ही हमारी टेस्टिंग पूरी हो जाएगी तो हम बीकानेर के अंदर रेजिडेंशियल ट्रेनिंग हम देंगे। ये मेरी फेसबुक है उसके ऊपर आप जुड़े रहें, डॉक्टर शिवदर्शन मलिक के नाम से है या वैदिक प्लास्टर के नाम से है, आप उस पर जुड़े रहें, आपको बता दिया जाएगा। कैन आई विजिट योर वैदिक भवन आफ्टर कोविड? प्रवीण जी, मेरा तो वैदिक भवन जो है वो कोविड के अंदर भी खुला रहा था। मेरे पास क्योंकि यहाँ पे गायें हैं और बैल हैं, तो मैंने लॉकडाउन के अंदर ना मैं किसी के पास गया, मेरे पास भी कोई नहीं आया, लेकिन वैदिक भवन जो है वो खुला ही था। आप कभी भी आना चाहें आ सकते हैं। गोबर जो है वो कंबस्टिबल है, मगर फायर रेजिस्टेंट कैसे होगा? MP राम कुमार जी, यही रिसर्च होती है कि फायर रेजिस्टेंस को फायर प्रूफ कैसे बनाया जाए। ये हमारी रिसर्च का हिस्सा है और हमारी जो गोबर की ईंटें हैं वो फायर प्रूफ है।
आप ये अगला है छत्रपति दास जी का सवाल है कि हम 31 प्रकार के गोबर के खाद कैसे बनाएं। छत्रपति दास जी, मेरा गोबर के खाद के ऊपर जो है वो एक्सपर्टाइज नहीं है। मैं भवन निर्माण जो है कंस्ट्रक्शन, उसके ऊपर मेरी जो एक्सपर्टाइज है वो है। तो खाद बनाने के लिए जो और कोई आप इस सेशन के अंदर आए तो आप उनसे पूछ सकते हैं। तो आप जो है उनसे बात करें। व्हाट्सएप या फेसबुक पर ट्रेनिंग न करें। माधव जी, ये ट्रेनिंग पॉसिबल ही नहीं है। व्हाट्सएप पे या फेसबुक पे ट्रेनिंग दी ही नहीं जा सकती। जो कहते हैं कि ऑनलाइन पढ़ाई कर लेंगे, ऑनलाइन पढ़ाई आदमी कर ही नहीं सकता, क्योंकि पढ़ाई के लिए आपकी आंखें, आपका दिमाग, आपका ध्यान, वो सारे का सारा एक जगह होना चाहिए। जब हम व्हाट्सएप पे होते हैं तो सिर्फ हमारी आंखें काम कर रही होती हैं, हमारे कान और हमारे और जो अंग हैं वो काम नहीं कर रहे होते। तो इसके अंदर धोखा होने का या गलत सीखने का ज्यादा चांस रहता है। अभी मैं अपने बारे में बताऊं थोड़ा सा। 5 दिन पहले ही मुझे गोबर चाहिए था। जो गौशाला के प्रधान जी थे वो मेरे पास थे और उन्होंने कहा कि मैं गोबर भेज देता हूं। मैंने उनको कहा कि सर मुझे बिल्कुल ताजा गोबर चाहिए, बिल्कुल ताजा। उन्होंने मेरे को व्हाट्सएप पे फोटो भेज दिया और फोटो के अंदर वो गोबर बिल्कुल ताजा लग रहा था। लेकिन जैसे ही वो गोबर मेरे पास आया तो गोबर सड़ चुका था, खराब गोबर था। तो वो ऑनलाइन जो है पढ़ाई, ऑनलाइन ट्रेनिंग जो है, ये हम करवा के भी, चाह के भी नहीं करवा पाएंगे। जिसको भी ट्रेनिंग लेनी हो उसको हमारे पास आना पड़ेगा। आगे सुवेंद्र जी, ट्रेनिंग जिसको लेना चाहे वो आगे बात कर सकता है। गुरुजी, आपके ऑफिस का फर्श कैसे बनाएंगे? दीपक शर्मा जी, फर्श का बनाना बहुत ही आसान है। अगर आपको गोबर और मिट्टी से लेप करना है, जो वैदिक तरीका है, उसके बारे में मैं आपको बता दूं। पीली मिट्टी आपको लेनी पड़ेगी। मिट्टी कई प्रकार की होती है, जिसके अंदर जो है, जो पीली मिट्टी होती है जिसके अंदर चिकनापन ज्यादा होता है, मुल्तानी टाइप की, मुल्तानी मिट्टी टाइप की, वो आपको लेनी पड़ेगी। और देसी गाय का गोबर आपको लेना पड़ेगा और उनको मिला के, और आपको वो 2 या 3 रात छोड़ देना है, थोड़ा थोड़ा उसके ऊपर पानी का छींटा डाल के, और फिर उसको अच्छे से क्रश करके और उसका आप लेपन कर सकते हैं दीवारों पे। फाइबर के तौर पे आप उसमें जो तूड़ा है, तूड़े के जो छोटे तूड़े के तिनके हैं वो डाल सकते हैं। और जो फर्श बनाने के लिए आपको सिर्फ नीचे मिट्टी का भर्त करना है और मिट्टी का भर्त करके उसके ऊपर ईंटों का रोड़े डाल के उसको कूट के लेवल ले लेना है और उसके ऊपर ये बिछा देना है। बिल्कुल ही सरल है ये। आपाथी जी, मेरा कांटेक्ट नंबर जो है आप ले सकते हैं। मेरा जो व्हाट्सएप नंबर है, सिर्फ आप व्हाट्सएप पे ही टच में रहें। फोन कॉल इतनी ज्यादा आती है कि मैं फोन कॉल उठा नहीं पाता हूं। 9812054982। दोबारा मैं आपसे प्रार्थना करता हूं कि सिर्फ व्हाट्सएप पे इस पे संदेश छोड़ें, और जो संदेश है वो 10 से 5 बजे के बीच में ही छोड़ें, रात को या किसी भी टाइम, क्योंकि मैं यहाँ पे ज्यादातर गाय और बैल के पास रहता हूँ, उनका भी काम करना होता है और इधर उधर भी जाना होता है। तो जो टाइमिंग होता है, टाइमिंग का जरूर ध्यान रखें, 10 से 5 के बीच में, और सिर्फ व्हाट्सएप पे ही मैसेज छोड़ें। जैसे ही मैं फ्री होऊंगा और आपका सवाल का जवाब मैं जरूर दूंगा। राज सिंह जी, नमस्कार। फार्मिंग के बारे में जो अलग, कई लोग फार्मिंग के बारे में कह रहे हैं, फार्मिंग के बारे में अलग सेशन होगा। ये सेशन था गोबर का भवन निर्माण में उपयोग के बारे में। सूर्या गुप्ता जी, सवाल का जवाब दे दिया है। बहुत सारे फ्लोर बन सकते हैं। लेट्स कम टू गो टू रोहतक आफ्टर लॉकडाउन। आपका स्वागत है जो जो रोहतक आना चाहें। जितेंद्र वर्मा जी, ट्रेनिंग पीरियड कितने दिनों का होगा? अब तक हम सोच रहे हैं कि 5 दिन का हम रखेंगे। 5 दिन के अंदर जो है ये सारी चीजें सिखा देंगे। ट्रेनिंग जो है वो बीकानेर में होगी, राजस्थान बीकानेर। उसका एड्रेस जो है व्हाट्सएप पे बता दिया जाएगा। संदीप जी, बाथ शॉप है और 2 धूप है, वो कई लोग बना रहे हैं, आप उनसे संपर्क में करें। रघुवंशी जी, नमस्कार, बहुत धन्यवाद। दीपक जी, जानकारी दे दी है। देसी नस्ल सुधार,
मुझे लगता है अब कोई सवाल भी नहीं है। आप ने मेरा प्रोग्राम देखा। वैदिक प्लास्टर लेना है सर, वैदिक प्लास्टर के बारे में आप व्हाट्सएप कर दें, वहां पे इंफॉर्मेशन मिल जाएंगी। अब ज्यादा सवाल जो है कोई खास मुझे लग नहीं रहा किसी को कोई सवाल पूछना है। 2 मिनट का और मैं टाइम देता हूं, किसी को अगर सवाल पूछना तो सवाल पूछ सकता है। प्रवीण डागर भाई नमस्कार। बिजली कैसे बनाई जा सकती है, सारे सवाल आप अलग से पूछ सकते हो। मीथेन जनरेशन करके मीथेन वाला मोड भी है या डायरेक्ट कंबस्शन भी है। जयपुर में भी मिलेगा हरिशंकर जी, आप व्हाट्सएप कर देना। श्रीनिवासन रेड्डी जी, लिस्ट ऑफ प्रोडक्ट, हम अभी जो है सिर्फ 2 ही हमारे पास प्रोडक्ट हैं, एक वैदिक प्लास्टर है और एक वैदिक पेंट है। जब हम अपने घरों को पेंट करते हैं तो उस दिन जो है ना हमारा घर में घुसना मुश्किल हो जाता है। आज सबसे बड़ा दुर्भाग्य क्या है हमारा कि हम कई लाख रुपए मकान के अंदर लगा देते हैं और जिस दिन पेंट होता है उस दिन जो है पेंटर घुसता है, वो नाक के ऊपर कपड़ा बांध के घुसता है। और जब हम पेंट करके बाहर निकलते हैं और अब हम उस नए घर में घुसते हैं तो हमें भी बदबू आती है। ये जो बदबू वाले जो पेंट है ये सारे के सारे बीमार करते हैं, हमारे घर की हवा को अशुद्ध करते हैं। तो उसके विकल्प के तौर पे हमारे पास नेचुरल वैदिक पेंट भी हैं, वो भी आप पता कर सकते हैं व्हाट्सएप पे। तो हमारे पास 2 ही प्रोडक्ट है फिलहाल, एक वैदिक प्लास्टर एक वैदिक पेंट है। जयपुर में डीलरशिप वगैरह के बारे में यहां पे बात नहीं करेंगे। कर्नाटक में प्रशिक्षण, जेठालाल पटेल जी प्रशिक्षण बीकानेर में ही दिया जाएगा। कर्नाटक के अंदर प्रशिक्षण का अभी कोई प्रोग्राम नहीं है। कृष्णानंद पट्टाभिराम जी, कैन वी अप्लाई गोबर प्लास्टर ऑन एग्जिस्टिंग वॉल इंस्टेड ऑफ रेगुलर पेंट। हमारी जो दीवार होनी चाहिए, अगर आप गोबर का प्लास्टर करना चाहते हैं तो वो दीवार जो है पोरस होनी चाहिए और वो दीवारें खुरदरी होनी चाहिए। 2 कंडीशन है आपको अगर गोबर का आप प्लास्टर अपने उस पर करना चाहते हैं तो एक तो आपकी दीवार पोरस होनी चाहिए ताकि उसकी बॉन्डिंग जो है पोर्स के साथ दीवार के साथ हो सके प्लास्टर करने के लिए, और दूसरा वो चिकना नहीं होना चाहिए। जो पेंट है या जो पुट्टी है वो चिकना होता है, उसके साथ इनकी बॉन्डिंग नहीं हो पाती, तो वो आपको उतारना ही पड़ेगा। वो उतार के फिर आप ये कर सकते हैं। सभी ने प्रोग्राम देखा, देखने के लिए धन्यवाद। मथुरा में ये जो डीलरशिप वाले हैं ये अलग से मैसेज कर सकते हैं व्हाट्सएप पे। बेंगलोर सिटीजन, देयर इज ए हाउस होम प्लास्टर विद वैदिक प्लास्टर इन दैट। वैदिक प्लास्टर को जो है 5 साल हो चुके हैं और 5 साल में ये भारत के लगभग सभी जो स्टेट है वहां पे लग चुका है। जम्मू कश्मीर से लेके तमिलनाडु तक और गुजरात से लेके बंगाल तक ये हर स्टेट के अंदर लग चुका है। आप अगर लेना चाहें तो इसी नंबर पे व्हाट्सएप कर दें। अब मैं प्रोग्राम को यहीं पे समाप्त करता हूं। आप लोगों ने देखा और अगर आपको प्रोग्राम अच्छा लगा तो शेयर जरूर करें, और काम्या बनम की जो टीम है उसको भी मैं धन्यवाद देता हूं कि उसने मुझे इतना टाइम दिया। जय गौ माता, जय भारत, जय वैदिक संत।